नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। संसद से सड़क तक सियासी घमासान बजट को लेकर मचा हुआ है। बजट पर जो आज से चर्चा आरंभ हुई है संसद के दोनों सदनों में, उसमें जो तीखे तेवर विपक्ष ने दिखाए हैं, उसने बैकफुट पर लाके खड़ा कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और जो संसद का पहला सत्र था इस लोकसभा, जो नई गठित लोकसभा है, उस पहले सत्र में भी राहुल गांधी ने जो तीखे तेवर और इंडिया ब्लॉक ने जो अपना अंदाज दिखाया था, कुछ वैसा ही नजारा अब संसद में जो ये बजट सत्र है इसमें दिखलाई पड़ रहा है। 3 दिन हुए हैं आज, और तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं पानी मांगते नजर आए हैं। उन्होंने तो पहले ही दिन कहीं कह दिया था कि विपक्ष गला दबा रहा है, गला दबाता है, वैसा ना हो, सब मिलजुल कर करें, सब मिलजुल कर चलें। लेकिन जो बजट आया, बजट को लेकर जिस तरीके से उन्होंने अपने हाथों अपनी पीठ थपथपाई, उसे लेकर विपक्ष ने एक नैरेटिव सेट कर दिया है कि ये बजट कुर्सी बचाने भर का है, उससे अधिक कुछ नहीं है। और संघीय जो व्यवस्था है, ढांचा है, उसको किस तरीके से ये जो एनडीए की सरकार है, मोदी 3O, अब तो बीजेपी की सरकार नहीं है, एक अकेला सब पर भारी नहीं है, 56 इंच का सीना नहीं है। तो वो जो देश भर में आवाज उठी कि दिशाहीन बजट है, कहीं किसी को कुछ नहीं मिला है सिवाय आंकड़ों की जगलरी के। और कहा तो ये भी गया है, निकल कर भी आया है कि भले ही वो ताली पीटी है नीतीश कुमार जी ने, बिहार के चीफ मिनिस्टर ने, कि उन्हें 60,000 करोड़ रुपए की सौगातें मिल गई हैं, लेकिन उसमें निकल आया है कि क्या कुछ आंकड़ों का खेल है। कौन सी योजना कब की थी, क्या पहले घोषित किया था, कहां वो आके खड़ी हुई थी, और कैसे पुनः उसी को नए सिरे से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और उधर चंद्रबाबू नायडू या उनका दल इस खुशफहमी में है कि ठीक है, हमें जो अभी मिला है 5 साल है, आने वाले वक्त में मिलेगा। लेकिन विपक्ष ने जो धार दिखाई है, जो हमला बोला है, उससे सत्तारूढ़ दल में बेचैनी है। प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे हवाइयां उड़ी हुई हैं, हैरान हैं, परेशान हैं। और कुल मिलाकर जो बैसाखियों को मजबूत करने के प्रयासों के चलते नरेंद्र मोदी जी एक नई मुसीबत में फंसे हुए नजर आ रहे हैं, मुश्किलों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं, जवाब सूझ नहीं पड़ रहा है। तो हम ये आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए चलेंगे एक खास पैनल के पास। हमारी जो शाम 6 बजे की डिबेट होती है, पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। पैनल में हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट अरुण दीक्षित साहब हैं, राजेश ठाकर जी हैं, सुशील दुबे जी हैं, प्रदीप श्रीवास्तव साहब भी जुड़ गए हैं, और हमारे एक मेहमान और भी कुछ देर में हमसे जुड़ेंगे। तो मैं शुरुआत जो मैंने की है, प्रश्न और उत्तर शुरू करूं इसके पहले एक तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारा जो सुधी पैनल है, इससे आप भिज्ञ हैं, जानते हैं। सभी जो अपने अपने क्षेत्र के पारंगत लोग हैं, बहुत एक दीर्घ अनुभव आप लोगों के पास है, और देश पर नजर निगाह जो खबरें हैं या जो पूरा का पूरा एक राजनीति का हलचल होती है उस पर निगाह नजर रखते हैं। तो चलने के पहले मैं शुरुआत वही करूंगा जो विपक्ष ने जिस तरीके से घेराबंदी की। और आज तो एक और दृश्य देखने को मिला कि किसानों का पूरा प्रतिनिधिमंडल सरकार की बजाय राहुल गांधी की शरण में पहुंचा था। वो भी मैं दिखाऊंगा, सुनाऊंगा अपने दर्शकों को और हमारे पैनलिस्ट को, और उस पर भी सवाल जवाब करेंगे। पहले मैं दिखाता हूं कि जो टीम वर्क है संसद में नजर आ रहा है, चाहे वो सदन के बाहर हो या सदन के भीतर हो, क्या कुछ हो रहा है। आज जब सुबह चर्चा शुरू होनी थी, उसके ठीक पहले जो नजारा था संसद में बाहर का, पहले वो दिखाता सुनाता हूं, फिर और आगे जो हुआ है उसको भी दिखा सुनाकर सवाल और जवाब करूंगा। ये दृश्य है आज सुबह का सदन सम्मिलित होने के पहले। ये सदन शुरू होने के पहले का नजारा था, जिसमें सोनिया गांधी जी भी नजर आई थी, राहुल गांधी जी नजर आ रहे थे, अखिलेश यादव थे, पूरा का पूरा इंडिया ब्लॉक जिस एकजुटता का परिचय था वो। और इसके बाद जो राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे का जो चुटीला अंदाज था, वो भी मैं सुनाता दिखाता हूं, फिर मैं सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करूंगा।
मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूं जो 267 का, क्योंकि अब की स्थिति क्या है, आज की किस ढंग से लोकसभा और राज्यसभा चल रहा है और कैसा उसके बारे में लोगों को बाहर भी हमारा इम्प्रेशन है और आप भी जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं, तो वो मैं इसमें जाना नहीं। मैं सिर्फ आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा, जो कल बजट पेश हुआ उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और दो के थाली में पकोड़ा और ये अपना जिलेबी, ये दो छोड़ के किसी को नहीं मिला कुछ। ना तमिलनाडु को मिला, ना केरला को मिला, ना कर्नाटक को मिला, ना महाराष्ट्र को मिला, ना पंजाब, ना हरियाणा, ना राजस्थान, ना छत्तीसगढ़, ना किसी स्टेट को कुछ नहीं, दिल्ली को नहीं दिया, तो मैं कितने गिनूं, ओडिशा को कुछ नहीं दिया। तो ऐसा बजट मैं कभी नहीं देखा और ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए वो ये सब हुआ है। इसका हम खंडन करते हैं और इस ढंग से बजट पेश अगर हो गया, मैं समझता हूँ कर्नाटक से आए हैं सर, नहीं कर्नाटक से आए हैं सर, हमारी तो अपेक्षा ऐसी थी सबसे ज्यादा मुझे ही मिलेगा, लेकिन वो इतना हमको तो कुछ नहीं मिला। तो इसका तो हम खंडन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और सारे इंडिया पार्टी अलायंस, सारे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, नहीं मैं बोल देता हूँ, उन्होंने तो बोलने में, माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है, तो उसी तो माता जी नहीं आपकी बेटी के बराबर हैं। मैं अपनी तो आपकी बेटी के बराबर हैं, तो इसीलिए सर मैं खंडन करता हूँ। अगर आप जिस जगह अपोजिशन पार्टी चुन के आ गई, जिस जगह आपको निग्लेक्ट किया गया है या लोगों ने नकार दिया आपको, उस जगह कुछ नहीं मिला। और लोग अगर ऐसा आप करते गए, अगर बैलेंस नहीं होगा, डेवलपमेंट कैसा होगा? आज आपके साथ है, कल लोग वो दूसरों के साथ हो गए, ये तो लोग अलग समय में अलग अलग से करते हैं। इसीलिए मैं इसका खंडन करता हूँ, हम सभी पार्टी के लोग इसको खंडन करते हैं इस टाइप के एटीट्यूड के लिए। ये थे मल्लिकार्जुन खड़गे, हैं वो उम्रदराज हैं लेकिन उनके तेवरों में कोई कमी नहीं, तीखे तेवर हैं। हमारे साथ सुनील शुक्ला जी भी जुड़ गए। सुनील जी आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। अरुण जी शुरुआत आपसे करता हूं, आपने देखा दोनों चीजें, चाहे वो सदन के बाहर हंगामा, सड़क पर तो चल ही रहा है, हर वर्ग इस बजट को कह रहा है कि कुछ नहीं मिला, सिर्फ ठगा गया है, सिर्फ निराशा हाथ लगी है, कुछ नहीं हमारे हाथ लगता है। और ये जो नैरेटिव ऑफ सेट कर दिया है नैरेटिव विपक्ष ने, ये कितनी परेशानियां बढ़ाएगा। मोदी जी परेशान है, हैरान है, 3 राज्यों के चुनाव करीब हैं, इसी साल चुनाव होना है, उन्हें सेट किया है कि ये सिर्फ और सिर्फ 2 राज्यों को प्रसन्न करने के लिए, सरकार बचाने के लिए किया गया है, लाया गया बजट है, इससे इतर कुछ नहीं है। आपकी प्रतिक्रिया अरुण जी, आपसे शुरुआत करें। संजीव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि वो नरेंद्र मोदी जो सीना ठोक के 56 इंच का सीना लेके जब बात कहते थे कि सब बराबर हैं, वो नरेंद्र मोदी सोमवार को जब सदन के मुख्य द्वार पर खड़े होकर रो रहे थे कि मेरा गला दबा रहा है विपक्ष, प्रधानमंत्री का गला दब रहा है और विपक्ष उन्हें बोलने नहीं दे रहा है, उसको आप थोड़ा आगे बढ़ाइए। अब कल के बजट में इतना साफ है कि विपक्ष की ताकत की वजह से खुद की कुर्सी बचाए रखने के लिए उन्होंने बिहार और आंध्र प्रदेश को पूरी थाली दे दी कि तुम खाओ। अरे 29-30 राज्यों के इस देश में सिर्फ 2 राज्यों की जरूरत है। वो जरूरत सिर्फ इसलिए है क्योंकि अब नरेंद्र मोदी ने पहले जय श्री राम छोड़ के जगन्नाथ पे पहुंचे थे, उनका भगवा जैकेट उतर के हरा हुआ था। अब उनका बीजेपी का प्रेम और अपने दलों का, अपनी सरकारों का प्रेम पीछे हो गया है। अब चूंकि उन्हें तीसरी
अपना तीसरा टर्म पूरा करना है, उस हिसाब से वो दोनों बैसाखियों को, आप देखिए आंध्र और बिहार को करीब 60,000 करोड़ है, और टोटल अगला पिछला जोड़ ले तो 50,000 करोड़ आंध्र प्रदेश को है। बाकी जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा, किसी को कुछ नहीं दिया, और इसके बाद भी कहेंगे कि सबका ख्याल रखा जा रहा है। सारी चीजें, दरअसल आज की तारीख में नरेंद्र मोदी सबसे कमजोर और डरे हुए प्रधानमंत्री हैं, लेकिन षड्यंत्र करने से चूक नहीं रहे हैं। उनको डर लग रहा है कि अगर बिहार और आंध्र प्रदेश ने थोड़ी सी करवट बदली तो वो मुंह के बल नीचे गिरेंगे, सरकार गिर जाएगी। इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। कल अगर, मैं आज कहता हूं कि कल अगर फिर से चेतावनी आ जाएगी नायडू और नीतीश कुमार की, तो यही खाता और बढ़ जाएगा। हो सकता है 10-20 लाख करोड़ और पहुंच जाए। तो मूल समस्या आज नरेंद्र मोदी की यह है कि उनके साथ जो 240 आए हैं, 253 जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनके साथ नहीं है। वो उनकी जो सत्ता की थाली है, जिसमें तरह तरह के व्यंजन भरे हुए हैं। खड़गे जी बात कर रहे थे पकौड़े के साथ जलेबी, हम तो कहते हैं उसमें खीर पूरी सब है। ये 53 सांसद जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उसी के हिस्सेदार हैं। वो उसी थाली में हिस्सा बांटने के लिए उनके साथ खड़े हैं। अगर पीछे से कोई लाठी या डंडा आएगा, वो नहीं बचाएंगे। उसके लिए वो 240 हैं, और वो 240 का मनोबल जो है इन लड़कों के सामने या युवाओं के सामने, देखिए चाहे अखिलेश हो, राहुल हो, चाहे महुआ मोइत्रा हो, या सब पूरी टीम जो बनी है इन लोगों की, ये सब युवा हैं। और सीधे सीधे चैलेंज किसको कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रहे हैं, और किसी से बात नहीं कर रहे हैं। पिछले सत्र में आपने देखा था, महुआ मोइत्रा ने जब भाषण शुरू किया और मोदी जी उठ के जाने लगे, तो महुआ मोइत्रा ने कितना टोका और कहा कि आप तो हमारे इलाके में 2 बार आए थे। और मोदी जी को ये सब सुनने की आदत नहीं है। मोदी जी को सिर्फ हुक्म देने की आदत है। वो चली 2002 में जो गुजरात में राजेश ठाकुर भाई ने शुरू कराई आदत, वो 2024 तक चली है। उसके बाद अब दिल्ली में आके रुकी है। अगर ऐसा नहीं होता तो जो परिस्थिति आज बीजेपी में बनी, संसद के भीतर और बाहर दोनों तरफ विपक्ष एकजुट है। इन्होंने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है। अब इनकी एक एक चीज को वो एक्सपोज कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री भले कहें कि उनका गला दबाया जा रहा है, उन्हें रोका जा रहा है, लेकिन देश की जनता ये समझ रही कि गला किसी का नहीं दब रहा है। गला नहीं दब रहा है, बल्कि कपड़े उतारे जा रहे हैं, एक्सपोज किया जा रहा है कि असलियत क्या है, कहाँ क्या कह रहे हैं। एक तरफ कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। सीधे सीधे शब्दों में कहना तो नंगा कर रहा है विपक्ष, सच को सामने ला रहा है। अब कहिए ना कि हाँ, हमें बिहार और आंध्र प्रदेश को हमने इसलिए ज्यादा दिया है क्योंकि हमारी सरकार नहीं चल पा रही है। सरकार, अगर ये दोनों राज्य नहीं चाहेंगे तो सरकार नहीं चलेगी। अन्य राज्यों का क्या है? और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप जब ये कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास, तो वो कहां चला गया सबका विकास? देश के अन्य राज्यों में क्या लोग नहीं रहते? इन्हीं 2 राज्यों के लिए है सब कुछ। और जब विपक्ष सवाल करे तो उस पर आप आरोप लगा दो कि विपक्ष गला दबा रहा है। मूल रूप से अब स्थिति यह है कि नरेंद्र मोदी इस वक्त असहाय और कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में सामने आए हैं। 10 साल जो उनकी दादागिरी चली, अब वो एकदम पैदल हो गए हैं, जिसको यूपी की भाषा में कहें। अब उनको सपोर्ट तो 293 का है, लेकिन वो जो 73 कम है उनके अपने, वो सबसे बड़ा खतरा है। और वो ना तो वो कुछ जिस तरह की दादागिरी करने की आदत थी, आप याद करिए पिछले लोकसभा में कितने सांसद यही लोकसभा अध्यक्ष थे, कैसे उठा के फेंक देते थे। अब नहीं हो पा रहा है। और एक एक चीज इनकी, चूंकि बजट डॉक्यूमेंट भी धीरे धीरे पब्लिक तक पहुंचेगा, पर जब हाउस में ही उसको एक्सपोज किया जा रहा है तो आम आदमी तक ज्यादा आसानी से पहुंच रहा है। दूसरी चीज जो हुई है इसी के आड़ में, जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई है, वो है पार्टी के भीतर विद्रोह। बीजेपी के भीतर विद्रोह की शुरुआत हुई अभी। हालांकि वो जिसको कहते हैं कि मुडेर नहीं चढ़ पाया, लेकिन एक आदिवासी मंत्री ने उसका कद कम किया गया, उसका विभाग दे दिया गया, कांग्रेस से आए जिस व्यक्ति को मंत्री बनाया, उसने साफ कहा दरी हम बिछाएं, माल ये ले जाएं। और इसका कोई जवाब अभी तक, कोई सफाई कहीं से नहीं आई है। उसने इस्तीफे की पेशकश की और ये भी कहा कि मैं अपनी बीवी का भी इस्तीफा दिलवाऊंगा। उसके बाद पूरी बीजेपी कल रात तक, पूरे रात तक मुख्यमंत्री और वो लगे रहे, दिल्ली तक बुलाया गया। तो ये पहली शुरुआत है। आप और हम देखें, सीधी सीधी चुनौती।
उत्तर प्रदेश में केशव मौर्य योगी के बीच जो चल रहा था उसमें बयान राजभर दे रहे होंगे या निषाद दे रहे होंगे, लेकिन बीजेपी का कोई नहीं दे रहा था। मध्य प्रदेश जो कि इनकी नर्सरी है, वहां बीजेपी के मंत्री ने बयान दिया है और अभी तक उस मंत्री को ना तो ये हटा पाए हैं ना कोई एक्शन है। बिल्कुल नहीं, वो रात में बल्कि उन्होंने उनको सांत्वना दी कि आपका भविष्य उज्जवल है। कहीं ना कहीं जो डील है वो हो गई है उनसे, जो उन्होंने बनाया था। मैं माफी चाहूंगा, मेरे यहाँ लाइट चली गई, इसलिए दर्शकों से भी क्षमा चाहूंगा और आप लोग भी। चेहरा जिस तरीके से पूरी लाइट यहाँ गायब है, तो जितनी जो भी मेरे पास इन्वर्टर के थ्रू जो चल पा रहा है वो चल पा रहा है। बहुत क्षमा चाहूंगा। ये भी मोदी का षड्यंत्र है। मैं ये जो कह रहा हूं आपसे कि आप ये समझ लीजिए, अब नरेंद्र मोदी को रोज तिल तिल अपमान सहना होगा। और ये अपमान सिर्फ कोई जूते मार दे, गाली दे दे, उससे नहीं होता है। जब आपकी बात काट दी जाए, आपको रॉन्ग फुट पर प्रूव कर दिया जाए, सदन के भीतर ये साबित कर दिया कि आपने 2 राज्यों का पक्ष लिया है, तो बाकी राज्य क्यों? तो ये अपमान ही है। जो प्रधानमंत्री अपनी तरफ उठती आंख को रोक देता था, सदन के भीतर नहीं कुछ होने देता था, उस प्रधानमंत्री को अब सामने से सवाल जो आ रहे हैं उनका जवाब भी देना होगा। और यही नहीं, ये भी देखना होगा कि जो पीछे जो फौज खड़ी है और उसके हाथी ना हो जाए बीजेपी के सांसद, क्योंकि जो गुस्सा पनप रहा है उनके अंदर, जो उनका अपमान हो रहा है अभी तक हुआ है, वो बहुत चीजें मायने रखती हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ दिन में नरेंद्र मोदी अपने आप को विक्टिम प्रूव करने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं से कोई चीज इस तरह की आएगी जिससे लोग कहेंगे देखिए प्रधानमंत्री का अपमान हो रहा है, मोदी जी अकेले पड़ गए। ये भी करेंगे क्योंकि इसके अलावा सिंपैथी गेन करने का उनके पास और कोई तरीका नहीं बचा है। जब जिस तरह की बात वो कर रहे हैं, क्या सफाई देंगे जब पूछा जाएगा भाई बिहार को 60,000 करोड़ क्यों? क्या कारण बताएंगे कि आंध्र प्रदेश को 50,000 करोड़ क्यों? क्या बताएंगे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, इन तमाम राज्यों को कुछ नहीं क्यों? और जिनको जो मिला है वो पुरानी चीजों को जोड़ के मिला है। तो अब यह स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं और वो सरकार के थैली में से पैसे निकाल निकाल के दे रहे हैं जिसका समर्थन हासिल कर रहे हैं। और ये उनके लिए और देश के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति है। ऐसे में आप ये समझ लीजिए कि हमारा जो पूरा ताना बाना है, वैसे भी इन्होंने एजेंसियों के जरिए, जो केंद्रीय एजेंसियों के जरिए हर राज्य में हर दल के लोगों को परेशान किया है, लेकिन इसके बाद तो साफ हो जाएगा और ये और एक्सपोज होंगे। ठीक अरुण जी, ठीक अरुण जी, अब प्रदीप जी, हम आपके पास आना चाहते हैं कि ये जो हालात बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, ये वाकई में यह जो नाराजगी है या नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो 2024 के लोकसभा के चुनाव में दिखाई पड़ा, बजट के माध्यम से उसको दूर करने की कोशिश की गई है या यह नाराजगी और बढ़ती चली जाएगी? अनम्यूट कर लीजिए, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। नाराजगी आप किसकी बात कर रहे हैं, विपक्ष की या विद इन बीजेपी? शायद मुझे देख पा रहे हैं आप लोग, मेरी तस्वीर पहुंच पाई है, नहीं पहुंच पाई? आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ पा रही? आप सुनील जी आप म्यूट हैं। प्रदीप जी को हमने आमंत्रित कर लिया है। संजीव जी, प्रदीप जी को हमने आमंत्रित कर लिया। मेरी आवाज पहुंच रही है ना आप तक? पहुंच रही है ना आप लोगों? हाँ, मिल रही है। हाँ, ठीक है जी, आप करिए जी। थैंक यू वेरी मच सर। मैं माफी चाहूंगा। ये विपक्ष की नाराजगी के रूप में नहीं सामने आया, बल्कि विपक्ष की एकता के रूप में सामने आया और विपक्ष के सामूहिक प्रहार के रूप में सामने आया है। और विपक्ष वो विपक्ष नहीं रही जो पिछले लोकसभा में थी, जिसमें कि आप एक एक करके छांट के निकाल दे रहे थे, 150 लोगों को एक साथ निकाल दे रहे थे, जैसा कि अरुण ने कहा। वो विपक्ष नहीं रही है और अब हर सवाल का जवाब मांग रही है वो, और ये इनके लिए परेशानी का सबब बन चुका है डे फ्रॉम द बिगिनिंग से। लोकसभा के स्टार्ट से इनके लिए जिससे राहुल गांधी का भाषण हुआ, जिससे और विपक्षी का जिससे मुद्दे बोल रही हैं, वो एक तरह से एक एक चीज इनके लिए भारी पड़ रहा है। अब वो जो चाह करके निकल जो जाते थे, कोई सवाल नहीं उठा पाता था लोकसभा में। कोई भी किसी भी पहलू पे किसी क्षेत्र में आप कुछ भी कर दीजिए, कोई वो अब नहीं हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि विपक्ष बहुत भारी है, कारण बहुत भारी हो गया है। विपक्ष भारी होने के साथ डिटरमिन्ड हो गया। मैं मानूंगा कि भारी होने के साथ डिटरमिन्ड हो गया है, क्योंकि मोदी उनकी सरकार बहुत हद तक एक्सपोज हो चुकी है। इस इलेक्शन के दौरान इन लोगों को भी ये फील हुआ है
कि जनता में नाराजगी है। जो भी सीटें आई हैं उसमें से बहुत सी सीटें लोगों के सहयोग से आई हैं, जिसमें ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, प्रशासन, और जो लोग नहीं सहयोग दिए वहाँ यूपी में ट्रांसफर भी उनका हो रहा है। तो ये सब की वजह से जो है एक तरह से ये एक्सपोज हो चुके हैं। अब पहली बार डिफेंसिव मूड में है और पहली बार ये ऑफेंसिव मूड में। अभी देखिए 27 जुलाई को, और ये लगातार अपना ऑफेंस बनाए हुए हैं। 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक है, उसमें भी इन्होंने डिक्लेयर कर दिया ये बाइकाट करेंगे। ये बहुत बड़ा धक्का है। नीति आयोग की बैठक पहले भी मतलब फॉर्मेलिटी होती थी, लेकिन इस बार उन्होंने बता दिया कि अब ऐसे नहीं होगा कि आप नीति आयोग की बैठक के पहले ये सारा कुछ माल और सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और हमें वहां पे समर्थन के लिए बुलाएंगे। ये नहीं होगा। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि जो स्ट्रेटेजी इंडिया, अब इसमें आप कह सकते हैं कि त्रिमूल थोड़ा अलग ले रही है। त्रिमूल ने कहा नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे, उसकी अपनी डिफिकल्टी है। अगर वो सीधे से इंडिया के खाते में चली जाएगी तो कांग्रेस राइज कर सकती है। मतलब उसके लिए जो विपक्षी पार्टियां हैं वो खतरनाक है, वो नस्बत की बीजेपी के। तो उनको और आप अपना पार्टी को, इनको थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक वे में काम करना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये विपक्ष के साथ धोखा कर रहे हैं क्योंकि बजट के मामले में भी आपने लोकसभा में देखा होगा कि टीएमसी ज्यादा आक्रामक थी। टीएमसी के एमपी जो महिला सांसद ज्यादा, यहाँ तक कि स्पीकर से बहस भी उनकी हुई। और दूसरा काम एक चीज और अच्छा कर रहे हैं, लोकसभा कोई बाइकाट नहीं कर रहा है। लोकसभा में बहस करना वो करना भी प्रदीप सर करना भी नहीं चाहिए उनको, चाहे वो दोनों बहुत अच्छी है कि आप जी संसद के बाहर नहीं करना चाहिए। आप सड़क पर, सदन के बाहर, सदन के भीतर जो कुछ कर सकते हैं वो बेहतर है। और मैं तो इसमें थोड़ा अलग देख रहा हूँ कि टीम वर्क है, टीम वर्क दिखलाई पड़ रहा है। हाँ, टीम वर्क नहीं है, ऐसा बिखराव नहीं है कहीं, बहुत ढंग से प्ले कर रहे हैं। सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी एकता, टीम वर्क और मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजी दिखाई दे रही है। अगर लोकसभा में आप ही हंगामा करेंगे तो आप वो बात कह नहीं पाएंगे, वो पहुंचा नहीं पाएंगे थ्रू सदन जनता तक कि लोग बजट पे क्या क्या कमियां, बजट पे क्या क्या डिमांड रहती है जो इन्होंने पूरा नहीं किया है, जनता के साथ क्या धोखा किया है, नहीं किया है, नौजवान के साथ, किसान के साथ क्या किया है, नहीं किया है, कहाँ बजट का एलोकेशन, कहाँ पे हेल्थ में कितना दिया है, चौपट कर दिया है कि बढ़िया किया है। ये सब सदन के अंदर हो सकता है। बाहर दो चार हम जैसे, आप जैसे एक्सपर्ट और हम लोग जैसे लोग बस लिख सकते हैं, दो चार लोग पढ़ सकते हैं। इसलिए सदन का चलना भी महत्वपूर्ण है। सदन में की लड़ाई अलग है, सदन के बाहर सड़क की लड़ाई अलग है, और दोनों ये कर रहे हैं। पहली बार दोनों को मिक्स नहीं किया, सदन को सड़क नहीं बना दिया है और सड़क को सदन नहीं बना दिया है, दोनों ये कर रहे हैं। और इस स्टडी में मुझे लगता है कि अभी बहुत चीज आने बाकी है, और जो कामयाबी है, जो हताशा है, जो निराशा है, वो आप सीधे सीधे प्रधानमंत्री के चेहरे पे, उनके सिपा सलारों के चेहरे पे आप साफ दिखाई दे रहा है, पढ़ रहे हैं। अभी 10 विधानसभा के चुनाव, अच्छा देखिए कैसे कैसे खेल हो रहे हैं। आज एक स्टोरी मैं देख रहा था कि मैं प्रदीप सर दोबारा लौटता हूं, अगर आप मुझे अनुमति दें, क्योंकि मैं एक कमेंट्स ले लूं। अगर आप बहुत संक्षिप्त में कुछ अपना खत्म करें, आप संक्षिप्त में करें उस स्टोरी में, वो आप जो बता रहे हैं बहुत संक्षिप्त में करें। तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी भी खेल कैसे जारी है। एक आया कि सपा और कांग्रेस का महा प्लान, मेगा प्लान, 10 सीटें विधानसभा उपचुनाव जीतने का। मैंने पढ़ना शुरू, मेगा प्लान है पसमानदा मुसलमानों को कैसे अपने पक्ष में करें, मतलब मुसलमान एंगल हम जी तो नहीं, ये अभी भी लोग हार नहीं माने हैं, अभी भी हार नहीं माने। ये खेल नहीं, वो तो इसके बावजूद चल रहा है। जी गोदी मीडिया और तमाम कोशिश कर रहे हैं, आप जो कह रहे हैं सारी चीजें, लेकिन वर्क उनका टीम वर्क भी दिखाई दे रहा है, एकजुटता बहुत जबरदस्त है, उसी ने हिलाया हुआ, और बहुत सब अपना अपना जिसके जो रोल है उसको प्ले कर रहे हैं। मैं एक दृश्य दिखाऊंगा, मैं राजेश भाई के पास जाता हूं, फिर सुनील सर के पास जाऊंगा, और अंत में मैं सुशील सर के पास पहुंचूंगा। हम अमूमन देखते हैं कि सरकार की ओर निगाह लगती है जो पक्ष है। किसान आज राहुल गांधी के पास पहुंचे थे, वो पूरा एक दृश्य था, और उसमें क्या कुछ उनकी निकल कर आई सोच और क्या वो चाहते हैं। बात सुनी है, जो एमएसपी लीगल गारंटी कानून जो हम बनाना चाहते हैं उसके ऊपर लंबी चर्चा हुई है। कांग्रेस पार्टी अथवा जितने भी इंडिया गठजोड़ के घटक है, इन्होंने विश्वास दिलाया कि हम सबसे बात करके
जो किसानों और खेत मजदूरों के मुद्दे हैं देश की पार्लियामेंट में, हम ज्यादा महत्वता देकर उसको पूरा कराने की कोशिश करेंगे। ये हमारी राहुल गांधी एक बात बहुत इम्पोर्टेंट विपक्ष के नेता मानयोग राहुल गांधी जी से हमारी हुई है, जो हरियाणा गवर्नमेंट ने हमारे किसानों के ऊपर जिस तरह का अत्याचार किया है, उसको इन्होंने हमारे साथ वायदा किया है कि जो हरियाणा गवर्नमेंट वही गोलियां चलाने वाले, वही मारने वाले, वही इन्वेस्टिगेशन करेंगे और वो कैसे इंसाफ देंगे, उसके ऊपर हमारी आवाज बनकर पार्लियामेंट के अंदर वो बात रखेंगे, प्रयास करेंगे कि हमें इंडिपेंडेंट वो इन्वेस्टिगेशन हो पाए। और उन्होंने ये भी हमारे साथ राहुल जी लड़ते रहे हैं, आपकी हक की लड़ाई संसद के राहुल जी बोल रहे हैं मैनिफेस्टो में एमएसपी में लीगल गारंटी लिखा है, हमने पूरा उसका असेसमेंट किया है, वो किया जा सकता है। अभी मीटिंग की हमने, मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी, एमएसपी लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को मिले। वो चर्चा चल रही है, वो उसके बारे में हम इंटरव्यू डिस्कस करके वो करेंगे। ये राहुल गांधी के पास वैसे किसान जो है हताश निराश सरकार से हैं, बने हुए हैं, उनकी जो अपनी मांग रही है नहीं पूरी हो पाई है, वो सब सारे लोग जानते हैं और उसको लेकर जो एक कन्फ्रंटेशन था वो भी देश ने देखा है। तो अब निगाह कहीं ना कहीं विपक्ष की ओर, और ये भी एक दृश्य जो निकल कर आना ही था कि कहां जाए वो, जब सरकार तो दावा कर रही है। दूसरा राजेश भाई, एक तो ये किसानों वाली बात और दूसरी जो विपक्ष की एकजुटता, जुगलबंदी, मोदी जी यही उधेड़बन में होंगे, इसको तोड़ा कैसे जाए वो आप बेहतर बता सकते हैं कि उनको बहुत ज्यादा हैरानी या परेशानी पैदा की हुई है तो वो विपक्ष की जुगलबंदी ने भी कर रखी होगी। आपकी अपनी प्रतिक्रिया। नहीं, देखो अभी नरेंद्र मोदी की भूमिका थोड़ी बदली हुई है, वो कैसे तोड़ा जाए उससे ज्यादा उनका जो कुनबा है उसको कैसे जोड़ा जाए उसमें लगे। तो जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में लगे थे, ये जो है वो एनडीए जोड़ो वाली यात्रा में लगे हुए हैं और इसलिए वो दिल्ली से बाहर जाना आप देखो छोड़ दिया है। लेकिन प्रचार करने के लिए वो उतना आदी है कि कोई रात को भी उनको माइक थमा दे तो वो भाषण 40-45 मिनट का कर ले। वो काम उन्होंने अमित शाह पर छोड़ दिया है और दिल्ली से बहुत दूर रहने की कोशिश नहीं करते। उसमें दो चीजें, एक महाराष्ट्र हरियाणा के अंदर जो आज की स्थिति है उससे उनको पता है कि भाई इतनी बड़ी हार के बाद अगर ये दो स्टेट में भी यही स्थिति बनी तो फिर जो है मेरी खुद की स्थिति एनडीए के अंदर क्या बनेगी। तो अब वो कॉन्फिडेंस वाली जो स्थिति थी वो दिखा रहे हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस उनमें है नहीं। और ये बजट जो है वो उसका आईना है। इस बजट के अंदर जिस प्रकार से एक नैरेटिव खड़ा हो गया है, किया नहीं किया वो बाद की बात है। सामान्य जो आदमी है उसको जो है इस बजट की जो बहुत ही बारीकियां है वो समझ में नहीं आती। उसको तो ये समझ में आता है कि सब्जी के बाद भाव घटे या नहीं घटे, जो है मेरा खाने के अनाज के भाव है, तेल के भाव है, वो घटे कि नहीं घटे, ये छोटी छोटी बातें हैं जिसमें उसकी नजर रहती है। लेकिन जो एक ये नैरेटिव खड़ा हो गया कि पूरे देश का पैसा कुर्सी बचाने के लिए दो लोगों को दे दिया है, तो उससे नरेंद्र मोदी की कमजोर वाली छवि जो है वो आज पूरे देश में चली गई, जो चुनाव के नतीजे के बाद बनी थी कि भाई ये ऐसा नहीं है कि अजय ब्रांड है उसको कोई हरा नहीं सकता। देखिए इतना सारा किया है, पैसा लोगों का बंद कर दिया, हिंदू मुसलमान इतना कर दिया, सारी संस्थाओं का उपयोग कर लिया, उसके बाद भी ये स्थिति में आए हैं। तो उसका मतलब है कि अगर विपक्ष एक होकर लड़ता है तो उसको हराया जाता है। तो ये कॉन्फिडेंस विपक्ष में भी आया और लोगों के अंदर भी ये कॉन्फिडेंस पैदा हुआ। मैं आपको बताऊं, आपके यहाँ होता होगा नहीं पता नहीं, गुजरात के अंदर जो सोने के गहने हैं जो आपके पुराने हैं, तो एक गैंग है जो आपके घर पर आती है और कहती है उसको हमारे पास एक पाउडर है, हम उसको चमका के जो है वो चमकदार कर देंगे। और वो आपसे गहने लेते हैं, पानी में पाउडर के साथ गहने डालते हैं, फिर आपको दूसरे गहने जो है वो बोलते हैं हमारे जाने के बाद 10 मिनट के बाद ये गहने निकालना तो आपके चमक जाएंगे। जब निकालता है आदमी तो पता चलता है उसके ओरिजिनल गहने जो है वो गैंग लेके चली गई और उनके पास जो थे वो पीतल के गहने। तो ये बजट वही सोना जो है उसका पीतल करने वाली गैंग है, उसके बराबर है। जैसे जैसे दिन जाएंगे
तब लोगों को पता चलेगा कि जो हमको सोने का भाव ये सब किया है, सोना तो खाया नहीं जा सकता। तो ये अमीरों वाली सरकार है, उसकी और एक छवि जो है यहां से बनी है। जो भी बातें कही गई, इनकम टैक्स स्लैब की भी बात है, तो उसमें भी कुछ आमदनी से ज्यादा कमाने वाले जो लोग हैं, अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनका इसके अंदर इंटरेस्ट है। अगर सोना आप सस्ता कर रहे हो तो वो उसको किसका इसमें इंटरेस्ट है। तो ये सारी जो चीजें हैं, और उसके बाद भी सबसे बड़ी बात ये हुई है कि ये विपक्ष के राज्य, उनके राज्य बोल नहीं सकते। हमारे गुजरात में ये स्थिति है कि हर बजट के बाद एक स्क्रिप्ट होती थी, सीएम जो है प्रेस करते थे, वो कहते थे ये सर्व समावेशी बजट है, विकास की और बजट है, और मामा के यहाँ भोजन था और माँ जो है वो परोस रही थी, तो गुजरात को तो मिलना ही था। तो इतनी सारी चीजें गुजरात को मिली है, वो गिनाते थे। अब के बजट में स्थिति ये है कि हमारे भूपेंद्र भाई बटवा निकालकर उस पर चिल्लर गिन रहे हैं कि चिल्लर बची है नहीं बची है। तो स्थिति ये विपक्ष के राज्य की नहीं है, उनके खुद के राज्य की है कि वहां भी लोग सवाल कर रहे हैं। हर भाजपा शासित राज्य में ऐसी स्थिति है ज्यादा। हाँ, लेकिन यही हुआ है, मध्य प्रदेश भी। जी जी हाँ, तो स्थिति ये बनी है कि एक जो नैरेटिव बन गया कि लोग जो है इन दोनों के दबाव के अंदर, उनको भी क्या दिया क्या नहीं दिया अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि ये जो नई बोतल में पुराना शराब जो है वो भरा जा रहा है, वो सारी चीजें अब धीरे धीरे बाहर आ रही है। लेकिन ये एक छाप बन गई पूरे देश के अंदर कि ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है चंद्राबाबू नायडू और नीतीश कुमार से, ये कुर्सी की, उसका पहला प्रीमियम जो है वो इन दोनों लोगों ने ले लिया है। जब ये प्रीमियम नहीं दे पाएंगे लॉक इन पीरियड तक, तो ये जो पॉलिसी और डेड हो जाएगी और उनकी कुर्सी खत्म हो जाएगी। तो जो एकदम मजबूत निर्णय लेने वाली जो उनकी छवि थी, जिस प्रकार से एग्रेसिव जो है वो बजट देते थे, लोगों को जो है पसंद नहीं आए ऐसी चीजें भी बजट में कर देते थे, वो कुछ नहीं कर पाए। उनके ड्रीम प्रोजेक्ट आप देखिए, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, ये सारी चीजें वो बहुत ज्यादा नहीं सुनाई दे रही, क्योंकि उनको जो करना था उसमें से एक बड़ा, और ऐसा भी नहीं है कि दूसरे राज्यों को नहीं मिला। महाराष्ट्र जैसा राज्य जो फाइनेंशियल कैपिटल है, वो भी जो है उससे उनको भी कुछ नहीं मिला। वहां से भी जो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं वही शायद शिंदे भी कहना चाह रहे होंगे या फडणवीस कहना चाह रहे हैं। शायद हो सकता है उद्धव को फोन करके कह दे कि भाई हमारे बदले में आप कुछ बोल दो। तो वो स्थिति महाराष्ट्र के अंदर भी है। तो सारे राज्यों के अंदर एक छाप बनी है, लोगों के अंदर ये इंप्रेशन गई है। तो बिल्कुल जो उनकी चुनाव के बाद जो साख बढ़ाने की कोशिश थी, और उसमें भी ये बजट लग रहा था कि बजट में कुछ ऐसा करेंगे जो लोगों के खुश करने की चीजें होंगी, वो नहीं कर पाए। और बजट आने के बाद बजट का इस प्रकार से विरोध होना सदन के अंदर दूसरे ही दिन, और बजट वो गंभीर विषय हम जानते हैं, जो वो है पूरा 1 साल का या अगले 5 साल का 10 साल का एक रोड मैप बनाता है। उसकी जो मजाक बनी है सोशल मीडिया के अंदर, जिस प्रकार से मीम बने हैं, जो निर्मला सीतारमन कल बोल रही थी, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे, मेरे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी यहाँ थे, वो ये बोल रहे थे कि ये बोल रही है वो खुद समझ रही है नहीं समझ रही, क्योंकि हमारे समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है कि वो क्या दे रही है, क्या हमसे ले रही है। तो एक बजट जैसा सेशन वो मजाक बन जाए और बैकफुट पर और ले जाए नरेंद्र मोदी को, तो ये स्थिति इससे बनी है। तो उनकी जो कमजोर स्थिति थी, वो कमजोर स्थिति में और जो है इजाफा हुआ है। दूसरी चीज ये है कि बिहार के अंदर जो बताया जा रहा है, वहां भी आरजेडी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से, कि आपने दिया अच्छा है, क्योंकि उसका विरोध तो नहीं कर सकते, कि जो दिया है ठीक है, लेकिन आपने तो जो है वो स्पेशल स्टेट की बात कही थी, आपने मांगा था जो, उसमें तो ये चुल्लू भर चीज आपको दे दी गई है, और वो झुनझुना जो है आप लेकर पूरे बिहार में घूम रहे हो, लेकिन आपको कुछ मिला नहीं है। तो ये नैरेटिव भी वहां गया है। चंद्राबाबू नायडू जो है वो तो लेके चले गए, क्योंकि वहां के पॉलिटिक्स के अंदर बीजेपी का कोई स्टेक नहीं है। उनको जब तक ये प्रीमियम मिलता रहेगा पॉलिसी चालू रहेगी, प्रीमियम बंद हो जाएगा पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम देने वाला बजट था पहला। दूसरा, पहली बार हमने देखा इतने सालों में कि कोई केंद्र सरकार 2 राज्यों का बजट पेश करे। मैं ये समझता हूं कि ये बिहार और आंध्र प्रदेश का बजट था जो केंद्र सरकार ने दिया है। बहुत अच्छा है। ये जो इंप्रेशन है वो भी लोगों के अंदर गई है।
और उसका बचाव कर रहे हैं लोग, बहुत सारी चीजें कह रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, लोगों को सोशल मीडिया से समझा रहे हैं, लेकिन वो जो नैरेटिव वाला खेल मोदी ने 10 साल तक किया, वही खेल में अब वो ये लोग फंस चुके हैं। और उसमें कितना भी जितना बोलने की कोशिश करेंगे उतना वो चीज ज्यादा हो जाएगी। और दूसरा एक ब्रेकिंग न्यूज मैं दे देता हूं। गुजरात के अंदर 3 दिन पहले एक ड्रग्स का बहुत बड़ा चक्कीरा पकड़ा गया, और उसके अंदर जो मेन अपराधी है जिसको पकड़ा है, योगी आदित्यनाथ जब गुजरात में आए थे तो उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने वाला विकास आहिर वो अकेला था, जो हिंदू वाहिनी का यहाँ का मुखिया है, जिसका ट्विटर पर 1.5-2 लाख फॉलोअर्स है, जो यहाँ के गृह मंत्री है उसके मित्र है, वो भारतीय जनता पार्टी के जो है वो पद पर उसके पिताजी रहे हैं। और दूसरे दिन आज एक ड्रग्स जो पकड़ा गया उसके अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है उसके अंदर शामिल। तो जो ये स्थिति बन रही है, वो स्थिति के अंदर आप देखिए कि ये लोग खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं उतना। एक मिनट आपको ये भी याद दिलाना चाहूंगा, ये जो आप खबर बनाए बड़ी भयानक खबर है, क्योंकि तीसरा बड़ा जखीरा पकड़ा गया है। पिछले 2 जखीरे भी गुजरात में पकड़े गए थे, अडानी के पोर्ट से पकड़े गए थे, पोर्ट से पकड़े गए, और 3.5 लाख हजार करोड़ कितने के थे, उस कस्टम अफसर का ट्रांसफर हो गया। ये बहुत बड़ा खेल है कि गुजरात में जो हीरोइन है ड्रग, वो एक तरह से गुजरात अड्डा बन चुका है पिछले 5, 7, 10 साल में। हर हफ्ते ये न्यूज आता है कि इतना ड्रग्स यहाँ से पकड़ा गया। उसका मतलब ये हुआ कि अब जो है वो गुजरात गेट बन गया है ये ड्रग सप्लाई का। जो पहले उड़ता पंजाब कहा जाता था, वही जो चीजें हैं वो गुजरात के अंदर हो रही है, और ऐसे लोग उसके अंदर शामिल हो रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ को रिसीव करने जाता हो, जिसको यहाँ का गृह मंत्री अपना मित्र बताता हो, उसके कंधे पर हाथ रखकर तस्वीरें खिंचाता, पुलिस कैसे उसकी गाड़ियों को रोक लेगी। अब देखिए, तो ये स्थिति है। तो अब जो गुजरात मॉडल हो रहा था, वो गुजरात मॉडल भी इस तरह से जो है वो यहाँ बदल रहा है। और नरेंद्र मोदी की स्थिति ये है, पहले वो गुजरात भी चलाते थे, देश भी चलाते थे, पार्टी भी चलाते थे, संघ भी चलाते थे। अब जो है नायडू और नीतीश जो है वो इनको चला रहे हैं, तो वो किसी को चलाने की स्थिति में नहीं है। तो हर जगह पर जो है वो अपना लश्कर लड़ रहा है, और जो भी लश्कर है वो अपनी तरीके की रणनीति बना रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी अपना कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य अपना कर रहे हैं, वहां फडणवीस सीधने को निपटाने की कोशिश में है, यहाँ वसुंधरा जो है अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश है। गुजरात के अंदर जो है कोई ना अध्यक्ष है अभी, क्योंकि अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है, वो एक्सटेंशन पर है नड्डा की तरह। मुख्यमंत्री जो है वो कहा जाता था कि CR पाटिल यहाँ की सरकार चलाते, वो दिल्ली चले गए। अब भूपेंद्र भाई के रिमोट के अंदर सेल है या सेल नहीं है वो भी किसी को पता नहीं चला है। तो भूपेंद्र भाई बटन दबा रहे हैं, लेकिन गाड़ी आगे पीछे हो नहीं रही है। तो ये सारी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है, देश में भी है और प्रदेश में भी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चौतरफा घिरे हैं, और अपने राज्य में भी जो कठिनाई है, मुश्किलें हैं, वो बड़ी हुई हैं। सुनील सर, जो बात अभी कर रहे थे, राजेश भाई ने भी कही, वो नैरेटिव तो बना दिया है विपक्ष ने, लेकिन वो अभी ये कोशिश करने में लगे हैं कि नहीं हम अभी हैं ताकतवर, वो 303 या 282 वाला ही दौर किसी स्थिति में आते हैं। और जो बात इन्होंने प्रीमियम के तौर पे कहीं निकल के आया कि वो तो जो है सीधे ये जो समर्थन मूल्य चुकाया गया है। क्या आप कहेंगे पूरे इस पे जो स्थिति है, हालात हैं आपकी सुनील सर? धन्यवाद संजीव जी। जो बिहार को देने की बात की जा रही है कि बिहार को 54,000 करोड़ रुपए दिए गए, उसको क्या वहां की जनता स्वीकार कर लेगी? नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड क्या कर रहा है, मैं इस बात में नहीं पढ़ना चाहता। RJD क्या कर रही है, कांग्रेस क्या वहां की जनता जो वहां की जरूरत है वह इस सरकार ने पूरा करने की कोशिश की है? आखिर क्यों विशेष दर्जा मांगा जा रहा है? क्योंकि बिहार एक बहुत ही पिछड़ा राज्य है। बिहार में औद्योगिक विकास नहीं है। बिहार में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है पूरी तरह से तबाह है। बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ही खराब है। बाढ़ के कारण से एक बड़ा इलाका महीनों डूबा रहता है। बड़े पैमाने पर कृषि प्रभावित होती है। तो बिहार का मुद्दा क्या? बिहार का मुद्दा क्या यह है कि वहां पे एक्सप्रेस वे बने, या बिहार का मुद्दा यह है कि वहां पे बाढ़ से रोकने के उपाय किए जाए? बिहार का मुद्दा यह है कि वहां पे तीर्थस्थलों पर कॉरिडोर बने, या जो वहां से पलायन है उसको रोका जाए?
ये आपको समझना पड़ेगा। और अगर आप इसको एड्रेस करने की स्थिति में नहीं है तो आप कितना भी रुपया दे दीजिए, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। पैसे का निवेश विकास नहीं है, ये पर्यायवाची नहीं निकाला जाना चाहिए। क्या आपने पैसा खर्च कर दिया इसका मतलब आपने विकास कर दिया, ये कहीं नहीं होता। पैसा आपने खर्च किया और कहां खर्च किया, किस मौके पे खर्च किया, किस तरह से खर्च किया, ये विकास का मापदंड है। मध्य बिहार की स्थिति है कि पलायन को रोकना, बड़े पैमाने पर पलायन होता हुआ। अब क्या पलायन को बिना औद्योगिक विकास के, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के विकास के, कृषि के विकास के इसको रोक सकते हैं आप? किसी राज्य में रुका नहीं है और यहाँ भी नहीं रुकेगा। और इस पैसे से इस सेक्टर को संबोधित करने का कोई जरिया नहीं बताया गया। पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं आप? बक्सर से भागलपुर तक एक्सप्रेसवे बन जाएगा, वैशाली से राजगीर तक एक्सप्रेसवे बन जाएगा, बक्सर के ऊपर 4 लेन पुल बन जाएगा। क्या बात करते हैं भाई आप? अभी वहां की जो जरूरत है, वहां की पूरा का पूरा इलाका बाढ़ से डूबता है। देखिए दिन अभी आएंगे आपको सुनाई पड़ने लगेगा कि बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। उस बाढ़ से कैसे बचाएंगे लोगों को, उसके आप बात नहीं कर रहे हैं इसमें। जो शिक्षा की स्थिति सोचिए आप कि यह बिहार राज्य जमाने से पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग कर रहा है, और आप क्या कर रहे हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को हम पर्यटक केंद्र बनाएंगे, पर्यटकों को आने के लिए आकर्षित करेंगे। क्या शिक्षण संस्थाएं पर्यटन के केंद्र होती है? आप अप्रोच की बात कर लीजिए आप, तो क्या उस पैसे से वहां की जनता खुश हो जाएगी? और दूसरा, आपने खुद ही आमंत्रित कर लिया। गया में आपने 2 जगहों पर, दोनों जिले गया जिले में है, बोध गया भी और गया में गया शहर ही है। विष्णुपाद मंदिर गया शहर में है और बोध गया शहर से थोड़ा सा हट करके है, 8-10 किलोमीटर। वहां पे आप कर रहे हैं कॉरिडोर बनाएंगे। कॉरिडोर का खामियाजा आपने बनारस में भुगत लिया और अयोध्या में भुगत लिया, फिर आप कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं। वहां क्या करेंगे आप? कॉरिडोर के नाम पर लोगों को विस्थापित करेंगे, लोग बेघर होंगे, लोगों के रोजगार लुटेंगे। यही तो होगा। एकदम पतली गलियों से गुजर करके आप विष्णुपाद मंदिर में जाते हैं, बहुत पतली गलियों से, 2 आदमी चल नहीं सकते हो। क्या गया जाने वाले, विष्णुपाद मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों ने धरना प्रदर्शन किया? कोई मेमोरेंडम आपको दिया है? वहां के स्थानीय लोगों ने कोई डिमांड की है? सिविल सोसाइटी ने कोई जुलूस निकाला है कि साहब इसको जल्दी डेवलप कर दीजिए, नहीं तो बड़ी तबाही मची हुई है? क्या करेंगे आप भाई? और क्यों करेंगे आप? लेकिन आपकी प्राथमिकताओं में है, क्योंकि आप गुजरातियों को ठेके देने हैं ना, उसके पीछे तो वही है ना। बस वही मैं कह रहा हूं, केवल ठेकेदारों को गुजरातियों को स्थापित करना, क्या करता ठेका देना, केवल ठेका दे देना, या पर्पस। राजेश भाई हम लोग को सुनने के लिए बैठते हैं, गुजरात पूरा वो झेलते हैं, सहन करते हैं। जी सर, जी आप नहीं, राजेश भाई के दोस्त है, राजेश भाई जानते हैं चीजों को। जिस दिन मुझे कोई ठेका मिल जाएगा तो फिर मैं बुरा मानने लगूंगा, अभी बुरा नहीं मानूंगा। तो सवाल इस बात का है ना कि उससे भी अब लेकिन पैसा क्यों दिया गया? कि भारतीय जनता पार्टी का तरीका है, वह ऐसे विकास के मॉडल को चुनती है जो दिखे, सिग्नेचर पुल बन जाए, भले 1.5 साल में गिर जाए, वो चौड़ी चौड़ी सड़कें बन जाए, भले उसमें फंस जाए। और आप बताइए कि एक्सप्रेस, अब बिहार तो भुगतेगा, बाकी जगहों पे जहां एक्सप्रेस से बनाया है आपने, वहां क्या फायदे हुए? हर राज्य, देश के कई हिस्सों में एक्सप्रेस बनाएंगे। क्या कहा गया था कि एक्सप्रेस बनेगा तो औद्योगिक हब विकसित किए होंगे, बाजार विकसित होंगे, किसानों को अपना उत्पाद बेचने में सुविधा होगी। बात यही दावा किया गया। उत्तर प्रदेश में 2 बने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, एक बुंदेलखंड एक्सप्रेस बना, एक पूर्वांचल एक्सप्रेस। बुंदेलखंड एक्सप्रेस बना तो क्या कहा गया था कि डिफेंस कॉरिडोर हम डेवलप करेंगे बुंदेलखंड एरिया में, और वहां के युवाओं को रोजगार मिलेगा। सरकार एक श्वेत पत्र जारी कर दे कि कितने लोगों को वहां रोजगार मिला और कितने कॉरिडोर कितना डेवलप हो गया, वहां कितने औद्योगिक हब डेवलप हो गए, इंडस्ट्रियल हब डेवलप हो गए, कितने कृषि बाजार डेवलप हो गए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में बता दीजिए। सवाल है ना कि आप जो दिखाना चाहते हो होता नहीं है, और इससे आप लोगों की नाराजगी नहीं दूर कर सकते। वही स्थिति आंध्र प्रदेश में है। मैं मान सकता हूं कि जो सिंचाई परियोजना पूरी करने के लिए बात कही जा रही है, बहुत अच्छा कदम है और सिंचाई परियोजना पूरी होनी चाहिए, लेकिन
जो राज्य की मांग है, राज्य में कह रहा है कि हमको राजधानी का विकास करना है, नई राजधानी मुझे बनानी है, उसकी अर्थव्यवस्था एकदम ढुलमुल स्थिति में है, वहां के कर्मचारियों को तनख्वाह देने की स्थिति नहीं है राज्य की, उसके आर्थिक विकास के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या टैक्स लगा करके दुनिया का कोई अर्थव्यवस्था सुधरी है क्या? टैक्सेशन अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने का कभी तरीका रहा है? कोई राज्य सफल हो पाया? क्या सफल हो जाएंगे? और अगर नहीं हो पाया है तो आप कैसे हो जाएंगे? और दूसरी बात, टैक्सेशन से आप कर क्या रहे हैं? आप सोचिए कि जो पैसा आप कमाएंगे उसकी स्थिति है कि 4 लाख से अधिक रुपया आप केवल ब्याज में दे रहे हैं। ये हालत, 4 लाख करोड़ से अधिक रुपया ब्याज में दे रहे हैं, यह आपकी स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। आप और मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना यह है कि वह कोई भी बजट जो स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि को संबोधित नहीं करता वो जनहित का बजट नहीं है। बिल्कुल सर, वो जनता का बजट है। और अगर आप इन चीजों को इग्नोर करते हैं, इनकी उपेक्षा करते हैं, तो जनता के बीच में आपकी लोकप्रियता बढ़ नहीं सकती। आप कुछ भी कर लीजिए, नैरेटिव फर्जी नारों पे नहीं बनता है। लोग होते हुए देखते हैं, तब जाकर के आपका नैरेटिव कारगर होता है, या आपसे लोग उम्मीद किए बैठते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये वो एक्सपोज होने वाली बात है, टोटल एक्सपोज है। और जो नैरेटिव तब इनके खिलाफ हो रहा है, जो ये जिस हथियार से पहले विपक्ष को मारते थे, विपक्ष उस हथियार से उन्हीं को मार रहा है। सुशील सर के पास आने के पहले मैं अखिलेश यादव जी को दिखाऊंगा, अखिलेश जी को सुन लें आप। वो जो आग में घी डालने का काम ये भी कभी कभी जो इसके पहले नरेंद्र मोदी या उनका दल करता था, जो अब अखिलेश जी ने भी किया है, उसका रास्ता निकले। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। ये तो अखबारों में भी छपा है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं, और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा? उनको नौकरी कौन देगा? तीसरा, महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण होती। अगर कहीं आपने मिडिल क्लास को कुछ सहूलियत भी दी है तो वो अपनी महंगाई से आप वापस ले रहे हैं। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। तो डबल इंजन का क्या फायदा हुआ? बिहार जा रहा है विकास, यूपी को क्यों छोड़ रहे हैं आप? बाढ़ अगर बिहार की रोकनी है तो नेपाल की बाढ़ रोके बिना और यूपी की बाढ़ रोके बिना आप बिहार की बाढ़ कैसे रोकेंगे? तो आपको पहले यूपी की बाढ़ रोकें, नेपाल की बाढ़ रोकें, तो बिहार की बाढ़ अपने आप रुक जाएगी। सुशील सर, ये जो है बिल्कुल धुआंधार अंदाज में चल रहा है। हर तरफ से जो है, जो हम कह रहे थे कि टीम वर्क है और ढंग से प्ले हो रहा है। आप क्या कहिएगा? संजीव भाई, मैं कसम तो खाता नहीं हूँ, लेकिन मैं सुनील भाई को हाजिर नाजिर मान के कह सकता हूँ कि मैंने प्राइमरी में तो मुझे याद नहीं, लेकिन वो इंटर और जूनियर और हाई स्कूल और डिग्री में हमने जो किया है वो ग्रेस मार्क से किया है या सप्लीमेंट्री से किया है। हम कभी वो नहीं रहे कि फर्स्ट क्लास आए हों या इस टाइप से, बस हो गया, बस आ गए कि हाँ क्लास पास हो गई। तो मुझे कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के बारे में कोई ज्यादा ज्ञान है नहीं, इसलिए मैं फेज 3 वाली ये जो बजट आया है, इसमें बड़े बड़े लोग एक से ज्ञानी ज्ञान दे रहे हैं, मैं इसको कंडम मानता हूँ। जिस बजट में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अंबानी और अडानी के लिए कुछ रखा ही ना गया हो, उस बजट को मैं बजट कैसे मान लूं? जिस बजट में जो दुर्घटना ट्रेनें होती हैं, उनको होने वाली और दुर्घटना के लिए, या जो पुल गिर रहे हैं उनको प्रेज्यूम कर लूं कि फिर से गिरेंगे, उनके लिए मैंने अगर से कुछ रखा ना हो तो मैं उसको बजट कैसे मानूं? जिस बजट में हमारे आप ऐसे बुजुर्गों का जो रेल की बताइए लिमिट है, अभी तक छूट नहीं दे रहे हैं। कितने बेशरम और कितने निर्दयी लोग हैं ये। अब मैं उन महिलाओं क्या कहूं दक्षिण भारत के, उसको मैं बजट मान लूं? जिस बजट में पत्रकारों के लिए इतना भी ना हो, उसको मैं बजट मान लूं? जिस बजट में अभी भी
100 रुपए का तेल में 70 का नहीं हो पाया, जो 100 रुपए का डीजल 70 का नहीं हो पाया, उसको मैं बजट मान लूंगा। जो बजट आज भी 45 रुपए किलो को आलू बेच रहा है, जो बजट आज भी 40 रुपए किलो को आटा बेच रहा है, जो बजट आज भी 140 रुपए की दाल बेच रही हो, जो बजट आज भी 150 रुपए का तेल बेच रहा हो, जो बजट आज भी 500 रुपए किलो की धनिया बेच रहा हो, उस बजट को हम चाटे और बिछाएं और ओढ़े। जिनको करना हो करे, उन सबके जिम्मेदार ये लोग हैं, ये पक्ष विपक्ष दोनों हैं। मतलब लिमिट है कि 3 से ऊपर हमारा 0, 3 के बाद हम 3 से 7 के बीच में हम 10%, 12% ये जीएसटी हो रहा है, और 15 के लाख के बाद हम 30% देंगे। आज क्या रेट चल रहा है खान वो महीने के 50,000 तो कैसे खर्च हो जाता है? 30 से 50,000 रुपया तो महीने कैसे खर्च हो जाता है? ये जितने बैठे हैं मुझे लगता है ये भी नहीं जानते होंगे कि कैसे खर्च हो जाता है। घर वाले बताते हैं कि अब खर्च हो गया, बताओ क्या करना है। उसमें हमें 3 लाख का रिबेट पे 0 दे रहे हैं, 3 लाख पे। अरे मिनिमम 5 लाख 10 लाख तो ये लोग सोच नहीं सकते, बेहोश हो जाएंगे, गस खा गिर जाएंगे। 10 लाख होना चाहिए कम से कम। अच्छा, विदेश जाते हैं नेता घूमने, क्या ऐश करने जाते हैं लोग? वहां देख के नहीं आते कि वहां का बजट का सिस्टम क्या है। ये दिन भर में वो जीएसटी बनाते रहते हैं। जिस बजट में ये ना हो कि 500 से लेकर 1000 का भी नोट चालू होगा, उस बजट को हम बजट माने? शर्म आती है उस बजट पे। किस बात की बजटबाजी बात कर रहे हैं लोग? कोई कहीं पर, अभी मित्रों ने कहा, ये हम देखिए, हम वो नहीं है कि हम बताएं कि कितना शेयर बढ़ा और कितना जीडीपी गिरी और कितना शेयर गया और कितना रुपया गया और कितना जीएसटी। हमें ये मालूम है कि ठेले वाले ने कहा, हुजूर 50 रुपए का आम है, अगर लेना हो तो लो, नहीं निकल लो। उसमें तो अरे भाई, आम तो वही थोक से आ रहा है ना, उसमें कोई किसी पे कोई सोचना ही नहीं है। आपको मैं बता रहा हूं, मेरे सामने आया है बजट के 18 किस्म के टैक्स हम आप रोज दे रहे हैं, रोज नियम से दे रहे हैं। नंबर 1 आयकर सेल टैक्स, कैपिटल, हाँ अभी कैपिटल गेन पे मैं बताऊंगा। कैपिटल गेन एफडी, एक मिनट, एक आधा सेकंड में बता, यही थी देखिए, इसी पे तो राजनीति की तो बात होती रहेगी। आपका वो गिफ्ट टैक्स, परीक्षा टैक्स, विक्रम टैक्स, सेवा टैक्स, चुंगी कर, टोल टैक्स, रोड टैक्स, जीएसटी, संपत्ति कर, रजिस्ट्रेशन कर, एजुकेशन कर, मनोरंजन कर, इसको हम रोज दे रहे हैं। उसके बाद जो बजट आया है, इसमें हम ले रहे हैं कि दे रहे हैं? इसमें भी हम दे रहे हैं, हम ले कहां रहे हैं? हम जिस बजट में किसान, व्यापारी और शिक्षक छाती पीट रहा हो, उस बजट को कोई अच्छा मानता रहे, कोई अच्छा मानता रहे। एक्चुअली है क्या, इन लोगों के पास भरपेट तो पैसा है, और इन लोग जब सत्ता बन जाते हैं, बड़े नेता बन जाते हैं एमपी टाइप के, तो उन्हें कुछ देना वेना तो पड़ता नहीं है। धरती से लेके जब आसमान तक इनके लिए फ्री होता है, और उससे पहले इतना कमा चुके होते हैं कि इन्हें तब भी पता नहीं चलता है कि 50 रुपए किलो आलू है कि 100 रुपए डीजल है। जिनकी टंकी, संजीव भाई, हर उस व्यक्ति की जिसकी टंकी फुल रहे और बाहर निकल के ना देखे कि वो मीटर कितना चल रहा है पेट्रोल, समझ लीजिए उसे बजट व्यवस्था को लेना देना है नहीं। तो अब इस बजट को रोएं, गाएं, बजाएं। और एक चीज बताइए, क्या सस्ता किया है? मछली का चारा, सोना चांदी। अब हम सुनील भाई साहब मिलके हम लोग अब मछली, कल से आटा चाल नहीं खाएंगे, हम मछली का चारा खाएंगे और सोना चांदी खाएंगे। घर के जितने परिवार के होंगे सबसे कहेंगे सोना चांदी खाओ, उससे सस्ता हो जाएगा। ये मतलब मजाक है नहीं देश का, इस देश का। अच्छा, दूसरी बात, ये जो अभी बिहार की बात करी, बिहार का अगर सबसे बड़ा नुकसान किसी ने किया है तो नीतीश कुमार ने किया है। 25,000 करोड़ के लिए बैसाखी बन गए, घुटनों के बल आ गए। अरे 5 साल 10 साल से दारूबाजी बंद ना करते, खली रहती वहां बिहार में, तो कितने लाख करोड़ का बजट तो ऐसे ही आ चुका होता। आदमी रात ताजा होता, सवेरे काम करता। अब वो दिन भर इसी डर में रहता है कि पुलिस ना पकड़ ले, और करोड़ों अरबों रुपए की दारू आ रही है बिहार में। तो बिहार में तो ये बजट वापस लेना चाहिए, मैं आंध्र की बात नहीं करता हूँ। ये जिसका जिम्मेदार केवल, मैं दोबारा लौटा, एक सवाल और कर लूं, एक सवाल और है मेरे मन में, आप अनुमति दें। आप एक सवाल और मैं सभी से पूछता हूं, अरुण दीक्षित जी से लेकर आप तक वापस लौटता हूं जल्दी, एक लाइन में, टाइम बहुत कम बचा है। अरुण सर, ये जो हुआ है, जिस तरीके से 10 सालों में जो उन्होंने एक राजनीतिक दलदल खड़ा किया साहब ने, उसी में धसे फंसे नजर आ रहे हैं, फंस गए हैं पूरा का पूरा, हम ऐसा मान सकते हैं। अब कोई और छोर राह ठोर नहीं मिल रही।
छोटी छोटी टिप्पणी। संजीव जी, बहुत छोटी बात। सबसे पहले मैं सुनील शुक्ला जी ने जो कहा कि ये नालंदा को भी टूरिस्ट स्पॉट बनाना चाहते हैं, तो इन्होंने कहाँ बनाया? सबसे पहले बनारस में विश्वनाथ धाम को टूरिस्ट, अपने उज्जैन में महाकाल को बनाया। इसका सुनील जी आपको एक उदाहरण बताता हूँ। अभी 2 दिन पहले एक वीडियो चल रहा है इंदौर का। मंदिर की छत पर एक युवा जोड़ा मैथुनरत है, मंदिर की छत पे। और ये हो रहा है, मतलब जो आपने किया है, जो आपने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो किया, उसका खामियाजा ये है कि मंदिरों की छत पर, तो इस देश में टूरिज्म का ये मतलब निकाला जाता है। और आपकी जानकारी के लिए कि मध्य प्रदेश में 18 लोक बन रहे हैं जिनमें अरबों रुपया, खरबों हो जाएगा, अब वो खर्च हो रहा है। इन्हें किसी और की चिंता नहीं है। इन्होंने किसी भी गंभीर मुद्दे पर कोई भी रेमेडी पेश नहीं की है, लेकिन इनको जो करना है, जो कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग और उसके साथ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश। जो अब संजीव जी आपने पूछा, समस्या ये है कि जो अखिलेश यादव कह के गए समर्थन मूल्य, अरे भाई समर्थन मूल्य तो मध्य प्रदेश ने सबसे पहले देखा, मूल्य दिया, सरकार गिरा ली। हर राज्य में, ऐसा देश का कौन सा राज्य है जहां इन्होंने पैसे देके लोग नहीं तोड़े हैं? बंगाल से लेके दिल्ली तक सब तरफ हो रहा है। इसके बाद भी ये यहाँ पहुंचे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो जो इनकी कला थी वो आत्मघाती हो गई है। तलवार के तीर कमान खींची तो कमान का तार टूटा, तीर अब सीधे इन्हीं के गले में आके लगा है। तो सबसे बड़ा खेल ये हो रहा है कि नरेंद्र मोदी को भी ये समझ में आ रहा है कि जो अब तक वो दूसरों पे खेल रहे थे, वो उनके साथ खेला जा रहा है। जिस तरह वो मजे लेते थे, आज वो जरा सी बात पे विपक्ष में लड़की भी खड़ी हो जाती है तो वो चिल्लाने लगते हैं। अभी तक क्या मजे ले रहे थे? अभी तक तो एक अकेला सब पर भारी था। वो एक अकेला जो सब पर भारी हो रहा था, वो एक अकेले ने पूरा आवा का आवा खराब किया है, और खामियाजा एक अकेले का सब भुगतेंगे। इस बजट से ये साफ है कि भारत की सरकार घुटनों के बल पड़ी है। मैं दोबारा कह रहा हूं, घुटनों के बल पड़ी है। किसके सामने? नीतीश और नायडू के सामने, सिर्फ इसलिए कि सरकार बची रहे। इसका और कोई अर्थ नहीं है इस बजट का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक लाइन 2 लाइन में आपकी टिप्पणी सर। प्रदीप सर, अनम्यूट कीजिए। बजट के प्रॉस कॉन्स पे नहीं, जो सब्जेक्ट है, क्योंकि बहुत लोग बोल चुके हैं उस पर, मैं 2 चीज कहूंगा। एक तो बोध गया में मैं 7 साल पढ़ा हूँ। विश्व पद और उसका जो है वो ऑलरेडी टूरिस्ट सेंटर है सुशील जी। वहां जाने आने की कोई दुविधा नहीं है, कोई गली में नहीं जाना पड़ता है। और बोध गया बहुत सुंदर पिछले 10-15 साल में बन गया है, बहुत सुंदर बन गया। अभी मैं 2 महीना पहले लौटा हूँ। और ये टूरिज्म पे पूरा भाषण हो सकता है। बनारस में क्या खेल हुआ, बनारस में क्यों ये 1.5 लाख करोड़ तक आ गए, वो नाराजगी जो टूरिज्म में बदल दिया इन्होंने। वही अयोध्या में भी नाराजगी थी जो टूरिज्म में बदल दिया है। इनके समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो अपने गुजरात मोटे भाइयों को जो है क्षमा यातना से राजेश जी, उनको वो करना चाहते हैं। वो मना कर चुके, वो कह चुके मेरे पास ठेका होगा तब बुरा मानूंगा। इसी चीज मैं कहूंगा कि मैं चैलेंज के साथ संजीव जी कह रहा हूँ कि मैं नायडू को वो संचित में आपका एकदम लास्ट में चंद्रबाबू नायडू को नरेंद्र मोदी से और अमित शाह से ज्यादा जानता हूँ। उनकी राजनीति को इन लोगों से ज्यादा करीब से मैंने देखा परखा कई साल है, और स्पेशली गठबंधन की सरकार। नायडू वो चीज है, ये जो इन्होंने कहा था राजेश जी ने कि प्रीमियम जब तक चलता रहेगा पॉलिसी चलती रहेगी, एकदम एक्यूरेट कहा था। ये पूरा चूसेंगे। ये जब वाजपेयी से चूस लिए, देवगौड़ा से चूस लिए, इंद्र कुमार गुजराल से चूस लिए नायडू, और कोई मंत्री उनका नहीं था उसमें। उस समय तो नायडू, विश्वास कीजिए, नायडू चाहते तो देवगौड़ा के बाद प्रधानमंत्री बन जाते, गुजराल नहीं बनते, लेकिन वो नहीं बना। वो आंध्रा के लिए चूसते रहा, और वाजपेयी जी से पूरा चूसा, वो हर गन्ने में चला गया। तो इनको अभी नहीं पता है कि ये तो अभी मामूली हिस्सा है। ये उन्होंने कहा है कि 5 साल मेरे, अभी तो टाइम है, अभी जो मिला है उससे संतुष्ट है। 5 साल नहीं संजीव जी, ये 5 साल नहीं चलेगा, ये 1.5-2 साल चलेगा। नहीं, चलेगा नहीं, लेकिन जब तक अंत में मोदी जी खूब उग के कहेंगे भैया गिरा दो सरकार हमारी, नहीं चलेगा। जी प्रीमियम वाली बात है। जी सर, राजेश सर।
अनम्यूट कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए पहले आपके सवाल में वो किसान वाली बात छूट गई थी। तो आप देखिए परिस्थिति कितनी बदली है कि अब राहुल गांधी से, जो किसान राजनीतिक नेताओं से अब तक जो आंदोलन में वो अलग रहते थे, वो ये समझ रहे थे कि किसी नेता को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना है, वही किसान जो है सदन के अंदर अपनी आवाज उठाए, उसके लिए राहुल गांधी को अप्रोच करते हैं। तो इतनी राजनीति बदली है कि जिसको नॉन सीरियस पॉलिटिकल व्यक्ति कहा गया था, वो राजनीति इतनी बदली है कि लोग उन पर भरोसा कर रहे हैं कि ये सदन में बोलेंगे और उसका असर जो है वो 100% नरेंद्र मोदी पर होना है। तो इतनी राजनीति बदली है, और जब राहुल गांधी की तरफ राजनीति बदलती है तो सीधा उसका अर्थ यह है कि मोदी की राजनीति जो है वो भी साथों साथ बदल रही है। तो बिल्कुल ठीक है, ये जल्दी जल्दी होने वाली चीज नहीं। लोग कह रहे हैं कि 1 साल में हो जाएगा, 1.5 साल, ये जल्दी जल्दी होने वाली। और चंद्रबाबू नायडू का एक तरीका रहा है, वो नीतीश बाबू की तरह ना धमकी देते हैं ना ब्लैकमेलिंग करते हैं। जब तक उनको मिलता है ले लेते हैं, और जब नहीं मिलता है तो धीरे से छोड़ देते हैं। वो किसी को बता भी नहीं देते कि भाई मैं ये करने जा रहा हूं। तो नायडू का ये है, तो नायडू जो है ज्यादा डेंजरस है, वो डायबिटीज की तरह है, वो बिल्कुल जो है साइलेंट किलर की तरह काम करते हैं। और मोदी जी वो ये जानते हैं। तो हो सकता है ये सारी परेशानी के चलते मोदी जी खुद, मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी खुद कुछ ऐसा कर देंगे और कहेंगे कि नहीं भाई मैं तो झोला पकड़ के निकल रहा हूं, आपको संभालना है तो संभालो। ऐसी स्थिति आ सकती है ये, क्योंकि उनके स्वभाव के सारी चीजें विपरीत हो रही। बिल्कुल। सुनील सर, इसमें एक चीज और भी है, इसमें निकल के आया, देश अब बार बार राहुल गांधी को सुनना चाहता है। वो उस भाषण के बाद जो उन्होंने पहला उनका बैडन भाषण था नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद, शांति पकड़े हुए, और ये भी निकल कर आ रहा है कि अभी जो ये बजट सत्र है इसमें वो बजट पे खासकर नहीं बोलने वाले, दूसरों को अवसर देने वाले। एक ये भी सोर्सेज से खबर बाहर आई है। तो क्या आप, एक जो टीम जैसे खेलती है कि नहीं, अब आप भी अपना प्रदर्शन करके दिखाइए, ये भी कहीं कुछ इसमें शामिल माना जाए? छोटी सी टिप्पणी सर। ये तो किसानों की आज राहुल गांधी से मुलाकात पूरी व्यवस्था के ऊपर एक गंभीर टिप्पणी है कि इस देश का आवाम सरकार पे नहीं विपक्ष के नेता पे भरोसा करता है जी। ये सामान्य घटना नहीं है, ये बहुत जबरदस्त नारा लिखा हुआ है। और राहुल गांधी ने यह विश्वसनीयता केवल एक भाषण से हासिल नहीं किया जी। 6000 किलोमीटर की रास्ते को पैदल चलकर हासिल किया, अपने राजनीतिक गतिविधियों से हासिल किया। बिल्कुल। और यह जो उनकी विश्वसनीयता जो बनी है, लोकप्रियता बढ़ी है, यही भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह अच्छे से पता था कि अगर राहुल गांधी ही एकमात्र नेता है या कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जो राष्ट्रीय स्तर पर इस सरकार के खिलाफ एक माहौल बना सकती है और लोगों के बीच में लोकप्रिय हो सकती है, इसीलिए 2014 से जो राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा था, पप्पू कहना, गैर जिम्मेदार कहना, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ बताना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर न निकलने वाला बताना, और एक रिलेंटेंट पॉलिटिशियन के रूप में चिन्हित करना, यह अनायास थोड़े था। यह पता था कि इस व्यक्ति को लोकप्रिय होने में या जनता का विश्वास हासिल करने में अकेला व्यक्ति है जो बहुत जल्दी से पूरे देश में हावी हो जाएगा। और वह पूरा का पूरा प्लान, जो उनकी आशंका थी वो सामने आ गई, और जो उनके प्रयास थे वो फेल हो गए। बेचैनी यह है बीजेपी की, और बीजेपी कभी नहीं चाहती थी कि राहुल गांधी सफल होने पावे, लोकप्रिय होने पावे और विपक्षी एकता एक होने पावे, और दोनों चीजें हो गई, सामने आगे खड़ी हो गई। अब यह लाचारी है बीजेपी की जी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। सुशील सर, एक दो लाइन में आपकी, एक लाइन में टिप्पणी आपकी भी, क्योंकि बड़ी बात राहुल गांधी को अगर बनाया है उसमें बहुत बड़ा योगदान मोदी का खुद का भी है। मोदी ने जी सर 48.21 लाख करोड़ का जो बजट है, ये जो बजट आता है ना, इससे पहले ये कुछ पाखंड भी होता हमारे यहाँ होता ही है। वो हलवा कुछ बंद रहते हैं लोग, फिर हलवा खिलाया जाता है। ये कौन सा पाखंडी है क्या हलवा फलवा? ये बजट को मैं उसी पाखंड वाले हलवे की संज्ञा देता हूँ जो 48.21 लाख करोड़ का इस देश में बजट आया है। इस बजट को मैं बजट का मैं बाकी बोल ही दिया है, बाकी आप सब ज्ञानी लोग बता ही चुके हैं। और ईश्वर चाहेगा तो धनिया और मिर्चा और अगर कम होगा गैस और तेल बेल, तो हम समझे क्या शायद कुछ बुद्धि आ गई है। आपको मालूम है संजीव भाई, जब से जीएसटी शुरू हुई है 32 से लेके आज वो 2-3% पे आ गए हैं, उसमें कम से कम 30 बार से ऊपर वो हो चुका है, मीटिंग होकर उसके ऊपर नीचे हो चुका है। ये लिमिट है क्या इस देश की?
अरे आप बताइए, इतने इतने लाखों लोग, लाखों तनख्वाह पाने वाले, 5 स्टार रहने वाले इस देश के बड़े बड़े IPS, IAS, IRS और जितने जितने पुरोधा है, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उन्हें इतनी बड़ी बात की 36 बार GST का आकलन कर रहे हैं और इतनी, अरे क्या करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ठीक है, ठीक है। बहुत एक अच्छी चर्चा के लिए सुनील सर आपका, अरुण सर आपका, साथ में राजेश जी और प्रदीप सर, और साथ साथ हमारे सहयोगी रहे, चले गए शायद, है ना। तो सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, धन्यवाद करूंगा एक अच्छी और शानदार चर्चा के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये थी हमारी आज की चर्चा, जिसमें यही निकल कर आता है कि मोदी चौतरफा जाल में घिर गए हैं, फंस गए हैं, और जो उन्होंने बोया था अब वही उनके आड़े आ रहा है। और विपक्ष ने जो धार दिखाई है, ये धार उन्हें बेचैन, परेशान, हलाकान किए हुए, और आने वाले दिनों में उनकी, विपक्ष की ओर से परेशानी और बढ़ेंगी, और देश में जो एक उनके लेकर जो माहौल क्रिएट हो रहा है वो और मुश्किलें बढ़ाएगा। इस चर्चा में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया, ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। साथ साथ हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि चर्चा आपको कैसी लगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।